Kamlanan, I am taking this whole session in Hindi, Okay. and maybe Vikram will translate later. Yes. You are here just for recording this all session. Yeah. So, if you have any work, so you can go and do your work. All right. I will do Okay. and listen also a Yes. little bit. Trying to learn Okay. Hindi. Okay. This is good. Yeah. I think this is good to learn Hindi. Yeah. I think so too. Yes. तो हम कहाँ पे थे? 11 से 2 बजे तो फिर खिचड़ी उधर। हाँ, तो जब हम खेचरी लगाते हैं, अब अमृत बिंदु गिरने का समय कब है? जब आपकी चेतना होती है मणिपुर में। तो मणिपुर में अग्नि होती है, प्रज्वलित होती है। अब ये माया का खेल है, देखो कि वो अमृत बिंदु गिरता है और मणिपुर में जाके भस्म हो जाता है, जल जाता है। अब वहां पे जो पित्त है, जो पित्ताशय है, जो पित्त का सीक्रेशन होता है, मतलब एसिड, उस एसिड में वो अमृत गिरता है और नष्ट हो जाता है। तो रावण को वो विद्या पता थी, उसको वो ललना में स्टोर कर लेता था, ललना में रख लेता था। विशुद्धि और जो मैंने आपको बताया था मेंडुला, कल मैंने आपको बताया था ना कि नाभि केंद्र क्या है। हाँ, तो वो ललना, वहां ललना का जो स्थान है उसमें वो उसको रख लेता था। तो मतलब क्या है, उसको वो ज्ञान था खेचरी का। जब आप खेचरी लगाते हो गुरु कृपा से, तो मैंने आपको बताया था कि ये रसेंद्री है, रस को ग्रहण करने की। होम्योपैथी में सारी दवाइयां कैसी होती है, वो आप जीभ पे डालो और व्यक्ति को तुरंत लाभ हो जाता है। मतलब यहां तंत्र से वो तुरंत वो कैच करता है, वो ब्रेन को वो ऑर्डर देता है और ब्रेन उस पे शरीर पे काम करने लग जाता है। तो होम्योपैथी की दवाइयों को हम दवाइयां नहीं बोलते। होम्योपैथी क्या है? एनर्जी ट्रीटमेंट है। होम्योपैथी में जो है एनर्जी को स्टोर करके रखा जाता है एल्कोहल के अंदर। 95% जो एल्कोहल होता है उसके अंदर एनर्जी को स्टोर करके रखा जाता है। अब एनर्जी के कई स्वरूप है, कई तरह की एनर्जी है, और साइंस के अनुसार क्या है, ऊर्जा कभी नष्ट नहीं होती है, उसके रूप परिवर्तन होता है। तो ऊर्जा अलग अलग फॉर्म में होती है। तो जो औषधियां हैं, अब औषधियां कहां से आई, किसी को पता है? हमारी चर्चा हुई थी एक बार इस पर कि सूर्य से इस पृथ्वी पर पेड़ पौधे उगते हैं। क्लोरोफिल नामक प्लास्टिड की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है पेड़ पौधों में, और वो भोजन बनाते हैं और उससे पौधे बड़े होते हैं। लेकिन उस पौधे के अंदर औषधि गुण कब आता है? पूर्णिमा के दिन, जब चांद की रोशनी उन पेड़ पौधों पर पड़ती है। इसलिए चांद को अमृत, चांद से अमृत गिरता है ऐसा बोलते हैं। शिव के यहाँ पे चंद्रमा ऐसा प्रतीक बताया ना, चंद्रमा को धारण किया है, सिंबल ऐसा दिखा है ना चंद्रमा। तो जब वो पूर्णिमा होती है तो उससे अमृत आता है पेड़ पौधों में। तो जो पुराने वेदाचार्य हैं, आयुर्वेदिक जो डॉक्टर है पुराने, जिन्होंने उस पद्धति से सीखा है, उनको पता है कि औषधियों का निर्माण कैसे किया जाता है। कुछ औषधियां पूर्णिमा के दिन लाई जाती है, पूर्णिमा के दूसरे दिन, या पूर्णिमा के दिन ही लाई जाती है। शनिवार के दिन कुछ विशेष नक्षत्रों में जाते हैं और शनिवार के दिन उसको औषधि को निमंत्रण देते हैं, उस पेड़ को, जिसकी भी आपको औषधि चाहिए, जिस भी पेड़ की, जिस बीमारी से संबंधित वो पेड़ पौधा है, उसको जाकर के वो निमंत्रण देते हैं, जल चढ़ाते हैं, उससे हाथ जोड़ करके प्रार्थना करते हैं और बोलते हैं कल हम आपको लेने के लिए आएंगे और हमारे साथ चल करके हमारा कार्य पूरा करिए। ऐसे विधि विधान से, और फिर रविवार को जाते हैं सुबेरे सुबेरे, और फिर उसको फिर
जल चढ़ाते हैं और एक झटके में उसको उखाड़ करके लेके आते हैं। और फिर उसका पंचांग, 5 अंग, जड़, तना, पत्ती, फल और फूल, ऐसे पंचांग, उसके 5 अंगों का उपयोग किया जाता है अलग अलग तरह से। काढ़ा बना करके, पाउडर बना करके, पाउडर का सेवन, पानी में उबाल के काढ़ा, सूंघ करके, सूंघा करके, रस निकाल करके रस का सेवन, आसव बना करके, ऐसे अलग अलग तरह से उसका उपयोग किया जाता है। तो ये औषधि गुण काय से आता है? चंद्रमा से आता है। और आपके शरीर में चंद्रमा कहाँ है? चंद्रमा काय का प्रतीक है? मन का प्रतीक है। या मन चंद्रमा का प्रतीक है, चंद्रमा मन का प्रतीक है। आत्मा जो है वो सूर्य का प्रतीक है। बाहर जो जीवन चल रहा है वो सूर्य के कारण चल रहा है। और हमारा जो ये शरीर रूपी जो है, इसको, इस ब्रह्मांड को आप समझ लो, ये काय से चल रहा है? आत्मा, शिव के कारण, पुरुष के कारण। और मन जो है वो चंद्रमा। अब मन प्रकाश कहां से पाता है? चंद्रमा प्रकाश कहां से पाता है? सूर्य से, है ना। उसी तरह हमारा मन जो है ऊर्जा पाता है वो सूर्य से ही, मतलब आत्मा से पाता है। आत्मा से उसमें ज्ञान उत्पन्न होता है। तो बोलते हैं ना, मन में विचार आया, मुझे ऐसा लगा ही था कि ऐसा होने वाला है। ये कहां से हुआ? और घट जाता है और फिर हम बोलते मेरे मन में विचार आया था, मुझे पहले से महसूस हुआ था। ये कहां से मिला उसको ज्ञान? आत्मा से मिला ना, नहीं तो उसको क्या पता। मेरा मन सुखी है, मेरा मन दुखी है, मन रस लेता है, मन भटक गया है, मन चंचल है। तो मन का स्थान क्या है? कपाल क्रूर, आपको अगर ध्यान में हो तो। कोई कहता ना मेरा मन ऐसा, मेरा मन वैसा, तो हर चीज का स्थान है शरीर में। आंखों का स्थान है, कान का, नाक का, जीभ का। तो मैंने एक से पूछा कि एक प्लेट लाओ और इसमें मन दे दो गुरुजी को, तो अब तुम्हारा मन नहीं भटकेगा। तो बोले कैसे दूं, क्योंकि अभी पता ही नहीं है कि मन किधर है। तो मन का स्थान जब मैंने बताया था, आप खेचरी लगाते हो तो जो पीछे कपाल क्रूर जो शून्य स्थान है वो मन का स्थान है, ललना के पास में। हाँ, पीछे जो, जब आप जीभ को बीच में ना ऊपर ना नीचे, बीच में खाली हवा में रखते हो, तब आपका मन ठहर जाता है। आप अभ्यास करोगे तो आपको समझ में आएगा, तुरंत मन रुक जाता है। हाँ प्रज्ञा, वो आपने ललना बोला ना, तो वापस एक बार बताइए, ललना मतलब ये कपाल क्रूर और वो मन का स्थान आपने पहले थोड़ा सा एक्सप्लेन भी किया था, पर ललना के बारे में वापस एक बार बताएंगे प्लीज। ललना जो है, ये जो आपका मेंडुला और विशुद्धि दोनों के बीच में वो स्थान है ललना। जब आप खेचरी करोगे, ऐसे तो नहीं ढूंढ पाओगे ना, आप साधना करोगे तो आपको स्वतः से समझ में आएगा। ये मोटा मोटा शाब्दिक रूप से मैं बता रहा हूं। ओके। थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों में फर्क होता है ना। जिसका बायोसाइंस रहा तो डिसेक्शन करने के पहले थ्योरी बताते हैं, लेकिन जब वास्तव में फ्रॉग को कट करते हैं तब पता चलता है कि अरे ये चित्र में और प्रैक्टिकल में कितना अंतर है। चूहे को या मेढक को कट करते हैं तब पता चलता है कि ये प्रैक्टिकल है और अभी थ्योरी। तो जब प्रैक्टिकल क्या है हमारे मार्ग में? साधना, आध्यात्म। हमारा क्या, किसी का भी आध्यात्म मार्ग में प्रैक्टिकल क्या है? साधना, प्रवचन, सत्संग, चर्चा, ये सब क्या है? थ्योरी, आपको तैयार करने के लिए। ये सब गुप्त बातें हैं। अभी आज से 20 साल पहले तक तो लोगों को, 30 साल पहले तक तो कुंडली क्या है वो भी नहीं पता था, सिर्फ नाम सुना था।
कुंडली बोला तो लोग कुंडली समझते थे, पत्रिका, हॉरोस्कोप। धीरे धीरे आप देखोगे कि अब तो पूरा जगत, पूरे संसार ऐसे बात करते हैं कुंडली के बारे में जैसे आहा, बहुत बिल्कुल। अब तो क्लासेस, शिविर और सब चलते हैं। तो आज भी बहुत सारी बातें हैं जो गुरुगम में है और रहस्य बनी हुई है, लेकिन जब आप गुरु की शरण में जाते हो, प्रॉपर वहां पर सीखते हो उनके साथ में रह करके, और समय का भाव, अब व्यक्ति पढ़ाई करे, पैसा कमाए, या गुरु के पास रह करके ये चीजें सीखे, क्योंकि व्यक्ति के मन में तो भय ऐसा डाला गया है कि अगर उसने कमाया नहीं तो मतलब जीवन उसके कुछ काम का ही नहीं है, मतलब बेकार हो गया। वो पढ़ाई नहीं की और नौकरी नहीं गया और उसने 10-20 करोड़ रुपए नहीं कमाए, मतलब वो सोसाइटी में रहने लायक ही नहीं है। ऐसी तो धारणाएं हो गई है। क्या सच में है क्या ऐसा, आप बताओ। उस हिसाब से आप देखोगे तो मेरे पास तो इतना रुपया नहीं है, तो मैं भी सोसाइटी में रहने लायक हुई। तो मनुष्य का बनाया हुआ कागज का रुपया जिसके पास नहीं है, वो सोसाइटी में रहने लायक नहीं है। उसको डोमिनेट करेंगे, उसको हे दृष्टि से देखेंगे, उसका मजाक उड़ाएंगे। ये एक अलग ही तरह की चीजों का जन्म हो गया है, अलग ही तरह की चीजें चल रही हैं चारों तरफ। तो व्यक्ति जाने अनजाने में उसके प्रभाव में आ ही जाता है, और घर परिवारों में भी वही सब चल रहा है। हमारे बच्चे होते हैं और हम अपने बच्चों को ही टॉर्चर करते हैं। हमको हमारे माँ बाप टॉर्चर करते थे, पढ़ लिख गए। अब पहले पढ़ते समय टॉर्चर करते थे, पढ़ लिख गए, अब नौकरी काम धंधा नहीं है तो टॉर्चर करते हैं। मैंने कई ऐसे परिवार देखे, बोलना नहीं चाहिए, लेकिन ये भी एक सही है, ये भी एक पहलू है जीवन का कि 18-20 साल का लड़का हो गया तो बस फिर उसको टॉर्चर करना चालू कर देते हैं। अगर वो काम धंधा नहीं है, नौकरी नहीं लगी है, तो वो खाना खाते समय माँ सुना रही है, पिताजी सुना रहे हैं, ये अच्छी बातें नहीं है। फिर वो बच्चे गलत राह पे चले जाते हैं, गुटखा खाएंगे, तनाव में आ जाते हैं। अभी तनाव में व्यक्ति कुछ भी करता है। अभी बहुत आवश्यकता से ज्यादा दिमाग पे प्रेशर डालोगे तो क्या होगा? गुटखा खाएगा, सिगरेट पिएगा, बियर जाके पिएगा, दारू पिएगा। फिर कहते हैं बच्चा बिगड़ गया। अरे बच्चा बिगड़ा नहीं, ये आपने उसको धकेला। परिवार में एक दूसरे को समझना चाहिए शांति से। जब आप समझाओ, वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, उसमें संस्कार डालो, उसको परमात्मा की राह पर लेके जाओ। नहीं, लेकिन हम ही डर डर के बड़े हुए तो वही डर हम दूसरे को थोप देते। तो इसलिए बार बार मैं कहता हूं कि माता पिता बनना एक बहुत बड़ा टास्क है, एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि बच्चे तो कुत्ते बिल्ली भी पैदा करते हैं, होते ना, बच्चे तो जानवरों के भी होते हैं। तो ऐसे आप ढेरों बच्चे पैदा कर लीजिए, पर उन बच्चों को सही दिशा देना, उनमें संस्कार देना, उनमें वो समझ देना कि आपके जाने के बाद समाज तो उनके ही हाथ में रहने वाला है, बहुत कठिन है। आज हमारे जो बच्चे हैं, कल उनसे ही समाज का निर्माण होगा, और फिर आप जो उनको दोगे वो अपने बच्चों को वो हस्तांतरित करेंगे। तो चेतना का जागरण बहुत जरूरी है। और अब समय बदला है धीरे धीरे पिछले 10 वर्षों में, तो अब धीरे धीरे इस तरफ लोग आए हैं कि उनको मालूम है कि सारी सुख सुविधाएं, पहले लगता था कि ये सब नहीं है इसलिए जीवन में दुख है, जीवन में परेशानी है, पर अब हम देखते हैं कि कई ऐसे लोग हैं जिनके पास सारी सुख सुविधाएं हैं, फिर भी वो सुखी, संतुष्ट और आनंदित नहीं है, अकेले के अकेले हैं। तब फिर समझ में आता है कि नहीं, परमात्मा के अलावा समाधान कहीं नहीं है।
हम हमारे बच्चों को ही आगे समाज चलाने में हाँ, कि वो बच्चों पे ही आ गए, क्योंकि इधर भी बच्चों का ही काम चालू था। और बच्चे जो है वो मंकी माइंड होते हैं, आप कितना भी समझाओ वो घूम फिर के वैसी हो जाता है। नहीं कहा वो पहले पहले करना है। हाँ, तो पहले पिटाई होती थी तो कुछ गलत वलत नहीं था, नाश्ते के साथ साथ दूसरा भी ब्रेकफास्ट मिलता था। और हर कोई इधर से, संगीत का टीचर कुछ गलत राग लगाया तो जो हाथ में रहा वो फेंक के मार देते थे। हमारे गुरुजी सीधे गाली के नीचे तो कभी बात ही नहीं करते थे, सब उतार देते थे, सारा ईगो। और सबसे ज्यादा अकड़ जो होती है ना, वो बच्चों में होती है। क्यों होती है? क्योंकि नया नया दिमाग मिला होता है। दिल तो सब लेकर के पैदा होते हैं, गर्भ में हृदय का ही निर्माण होता है ना पहले, फिर हृदय बनता है, फिर जो है उसका वो मेंडुला और स्पाइनल कॉर्ड और फिर बाकी का शरीर बनता है। और जन्म लेने के बाद फिर दिमाग इतना बड़ा हो जाता है हवा खा करके, अब बोलते हैं हवा लग गई। और फिर आगे चल के वो शब्द अलग अलग रूपों में बदल जाता है, इसको ये शहर की हवा लगी, उसको वो शहर की हवा लगी। तो वो दिमाग जब डेवलप होता है तो नया नया दिमाग मिलता है। तो वैसे ही नया नया कराटे सीखे हुए फिर अपने भाई बहनों को हाथ पे चलाता है, नया नया दिमाग मिला हुआ जिसको वो हमको फिर ज्ञान बांटता है, हमको बोलेगा नहीं ऐसे नहीं ऐसा है, ये नहीं ये, तुम यहाँ गलत हो, तुम वहां गलत हो। अनुभव से परिपक्व होता है, खाली पूर्व बुद्धि हो जाने से परिपक्व नहीं होता है व्यक्ति। परिपक्वता कब आती है? जब जीवन के थपेड़े लगते हैं, जीवन की कठिनाइयों से जब व्यक्ति गुजरता है। तो आज बहुत सारी आप यहाँ बैठ करके मुझे क्यों सुन रहे हो? क्योंकि बहुत सी जो मैं बातें कहता हूँ और आपके जीवन में वो घटी हुई है, तो आपको तुरंत समझ में आती है। ये बातें अगर 10 बच्चों को बिठा करके आप उनसे ये बातें करोगे तो वो बोर हो जाएंगे, भाग जाएंगे। क्यों भाग जाएंगे? क्योंकि उनके अनुभव में वो है ही नहीं ना। अब जो चीज अनुभव में नहीं है तो आप कितना भी बोलो, उनको कब अगर कभी गलती से कोई चीज जबरदस्ती डाल दी आपने तो 10-20 साल के बाद उनको समझ में आता है। आज बहुत सी हमारी माता पिता की, गुरु जी की बातें कब समझ में आती है? 10-20 साल के बाद में समझ में आती है कि अरे वो जो बोलते थे ना उसका ये मतलब था, वो जो कहते थे उसका ये मतलब था, हाँ वो सही बोलते थे। Namaskar. My name is Kamlanand. Greetings from the Nispur team. We hope you enjoyed this lecture of our Guruji as much as we enjoyed bringing it to you. We have just started out making these videos, so if you have any feedback you would like to give us, please leave it in the comment section below or send it to our email. If you would like to be initiated into Kriya Yoga or to meet with our Guruji, you can find our contact detail in the description below. And of course, don't forget to like, subscribe and share this video with your friends and family so that they could also get this sacred knowledge on Kriya Yoga meditation. And if you would like any questions answered, please leave them in the comment section below and we will do our best to answer them. Thank you for your time. This was the Nispur team. Namaskar.